Okay, so yesterday we started with our Gauss law, and we said that electric flux through a closed surface is basically dependent upon the charge enclosed inside that surface. और इसकी हमने बड़ी अच्छी किस्म की एग्जांपल्स समझने की कोशिश की कल कि कैसे पॉसिबल है, फ्लक्स का क्या मतलब है और इन सारी चीज़ों से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो जो जनरल फॉर्म आई हमारे पास गाउस लॉ की वो ये थी कि हमने एक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू सरफेस इंटीग्रल और क्लोज सरफेस इंटीग्रल। सो फाई ऑफ ई phi of E should be equal to a closed surface integral of E dot dA, और ये हमें पता चला कि ये इक्वल होना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड और चार्ज इनसाइड दैट सरफेस Q सब इन डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। ये है गाउस लॉ, और इसको आज हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ एक दो एग्जांपल्स करके जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ में क्विक क्विज़ेस दिए हुए हैं बुक में, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, जो वैसे मैं तो अभी फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि क्लास में। तो ये क्विक क्विज़ नंबर 24.3 है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, और ऑप्शंस इस तरह से हैं कि पूछा ये गया है कि आप लोग ये बताएं कि सिचुएशन हो कुछ इस तरह की, ख़ास तौर पे क्विक क्विज़ नंबर 24.3 में ये है कि आप लोगों को एक सिचुएशन ऐसी दी गई है कि एक गाउसियन सरफेस है, कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, स्फीयर हो सकता है या क्यूब हो सकता है, तो उसमें से नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। क्या है? नेट फ्लक्स उसमें से ज़ीरो है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लाजमी ट्रू होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ट्रू हो सकती हैं और ट्रू ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तो यह एक ऐसी स्टेटमेंट आपने ढूंढनी है जो कि लाजमी ट्रू हो। तो आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सही तरह से। मैं थोड़ा उसको और जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सही तरह से नज़र आए। ओके, ये है, यहाँ पे है कुछ इधर। तो आपने अपने नॉलेज से ये गेस करना है कि ये कौन सी मस्ट ट्रू होनी चाहिए। प्लीज़ अपने माइक्स ऑफ रखें, आप लोग माइक्स ऑफ रखें। आप लोग, आपसे भी मैंने पूछा नहीं है, माइक्स ऑफ होना चाहिए, और एक आध बंदा रेज हैंड करके बताएगा, सब लोग नहीं टूट पड़ेंगे बताने के लिए। तो अगर फ्लक्स नेट फ्लक्स जीरो है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हर हाल में ट्रू होनी चाहिए? देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस। मैं आपको चारों स्टेटमेंट ना पढ़ के सुनाता हूँ। देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज ज़ीरो, और थर्ड स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, और डी स्टेटमेंट है आपके पास कि the number of electric field lines entering the surface equals the number of leaving the surface। इनमें से आप कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपको गाउस लॉ की वजह से लग रहा है कि ये हर हाल में ट्रू होगी? अब आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकता है और बता सकता है। सर जी, डी वाला सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस एंटरिंग द सरफेस। ये हर हाल में ट्रू होगी अगर उसके अंदर फ्लक्स जीरो है तो। यस सर। नहीं, लेकिन अगर वहां पे चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो तब भी तो फ्लक्स जीरो ही होगा ना उसमें। उस सरफेस के करीब तरीन कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है, तो फिर भी लेकिन तो सर कोई जो फील्ड ना हमने आएगी पढ़ा ना उसके जाएगी ना। मुताबिक, ये हर हाल में ट्रू होना जरूरी तो नहीं है इसका। हमने तो ये कहना है ना कि सरफेस
में से कोई नेट चार्ज नेट फ्लक्स नहीं है। हमने ये तो नहीं कहा कि उसमें से कुछ लाइंस आ रही हैं और जा रही हैं, हमने एक जस्ट एक जनरल सिचुएशन कंसीडर की है कि एक सरफेस है तो उसके अंदर से फ्लक्स जीरो है। तो ऐसे भी इस ये वजह भी तो हो सकती है ना कि उसके करीब कोई चार्ज ही मौजूद ना हो, चार्ज हो ही ना वहाँ पे सिचुएशन में, तो नहीं हो सकती। सर हाँ, डी स्टेटमेंट तो मेरा नहीं ख्याल चार्ज कि हो भी ऐसा हो सकता सकता है, क्योंकि आपने गाउस लॉ को भी तो अप्लाई करना ना इधर। कोई और पर्सन, एनीवन एल्स? चलो अच्छा है आपने कोशिश तो की। कोई बंदा और? एनीवन एल्स? शाबाश। इसी तरह से कोशिश आप करें तो आप जो है ना कामयाब होंगे। 040 ने जवाब दिया है अभी। यस सर। अच्छा, कोई और नहीं है जवाब देने के लिए? सर ए और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ए वाला ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स भी प्रोड्यूस नहीं देयर होगा। आर नाउ नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस। यस सर। डी में भी हो सकता है, लेकिन अगर गॉस लॉ को अप्लाई करें तो फिर ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। देयर आर नो चार्जेस, नहीं, ये भी किसी हद तक गलत है। ए भी नहीं हो सकता। ए इज नॉट द ऑप्शन। तो आपने इलेक्ट्रिक कोशिश की फील्ड है जो है सर लेकिन वो हर तरफ से आपने जीरो होगी। कोशिश की है लेकिन ना तो ए दुरुस्त है ना डी दुरुस्त है। देखो, चार्जेस ऐसे भी तो इलेक्ट्रिक हो सकते फील्ड हैं ना, जीरो। ऐसे भी तो हो सकते हैं कि एक पॉजिटिव पड़ा हो और एक नेगेटिव पड़ा हो, तो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो प्लस से माइनस जा रही हूँ, ठीक, बाहर कोई ना जा रही हो सरफेस से। सही है। नेट तो तब आएगी ना कि बाहर जाने वाली अंदर आने वाली लाइंस बाहर जाने वाली से ज़्यादा होंगे, बाहर जाने वाली ज़्यादा होंगी, अंदर आने वाली कम होंगी, तो हम कहेंगे कोई फ्लक्स है। लेकिन अगर दो चार्जेस हैं जिसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जितनी लाइंस हैं वो पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। A statement is not the answer, D statement is not the answer. Then which सर one? फिर दो सी हो सकता है भाई, तो सी आप स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक। नहीं, फिर तो ये भी सारी आपकी गलत, आपका तो कंसेप्ट ही नहीं बना। फिर इसका मतलब ये है, देखो सी स्टेटमेंट ये कहती है कि फ्री सर इलेक्ट्रिक डी फील्ड। करेक्ट आंसर है। नहीं, आप सुनो ना, अब आप सुन लो मेरी बात, सुन लो। अब आप दो ही ऑप्शन बची हैं तो फिर ज़ाहिर है एक वो तो उनमें से होनी है ना। तो सी इस वजह से गलत है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इन द ऑन द सरफेस। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जैसे कल हमने क्यूब की एग्जांपल की थी, तो कुछ लाइंस आ रही हैं और कुछ लाइन बाहर जा रही हैं, तो वो लाइंस जो हैं वो सरफेस के ऊपर मौजूद है ना, सब की सब। हमने देखा था क्यूब के केस में कि नेट फ्लक्स तो वहाँ जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहाँ पे मौजूद थी स्टिल। तो सी कैन नॉट बी ट्रू कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू होगी अगर इवन इफ के फ्लक्स जीरो है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी, क्योंकि यस सर। एक्चुअली क्या है, वो गाउस लॉ की स्टेटमेंट है कि द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। नेट चार्ज से मुराद ये है कि आपके जितने चार्जेस मौजूद हैं ना, उन सब को जो है वो अगर आप जीरो करेंगे तो फिर ही फ्लक्स जीरो होगा ना। ठीक है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस जीरो होगा तो ही फ्लक्स जीरो होगा। ये वो कंडीशन है जो कि हर हाल में ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई नेट चार्ज अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं अंदर, तो वो तो फ्लक्स लाइंस तो उनकी मौजूद हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं, तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए इनसाइड द सरफेस। इस स्टेटमेंट ये इसलिए भी है ज़रूरी कि ये आपके गाउस लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक हो गया सर जी? जी, सर ए और बी स्टेटमेंट कुछ हद तक सेम नहीं है कि नेट चार्ज जीरो और नो चार्ज। देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस। मेरा ख्याल है हाँ, थोड़ी सी गलती की है मैंने। ए दुरुस्त होना चाहिए था, बी, ए और बी में से ए दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, आप सही हैं, आप सही हैं। यहाँ पे क्या है कि देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस, पर नहीं, उसमें तो ऐसा नहीं होगा ना। देखो, फ्लक्स हमने कहा ना, नेट फ्लक्स नहीं सर, जीरो। डिफरेंट है दोनों स्टेटमेंट्स। दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तो यस बी सर। की मोर जी सेंस है। सर। बी मोर यस सेंस कर रहा है सर बता रहा है। मैं कह रहा आपकी हूँ गौसला की कि स्टेटमेंट इधर से आ रही है ना। अगर आपका कोई ना कोई चार्ज मौजूद है तो कहीं ना कहीं से तो फ्लक्स लाइंस आएंगी ना। हाँ जी सर।
हाँ जी, आप बोलें, आपका क्या आर्गुमेंट है इस बारे में? सर मैं कह रहा था कि इन स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटी है कि नेट चार्ज 0 होना और चार्ज का मौजूद ना होना, मतलब देखो पहले उसने कहा हुआ नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस, तो मैं बता रहा हूँ कि चार्जेस हो सकते हैं और फिर भी उसका हो सकता है कि फ्लक्स 0 हो। पहली स्टेटमेंट की मैंने यही बात की है ना कि पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो और फ्लक्स फिर भी 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट तो फिर दुरुस्त ना हुई ना कि नो चार्जेस। जी सर, चार्जेस तो जी है, सर, नेट चार्ज 0 जब तक नहीं होगा तब तक फ्लक्स 0 नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। वो ये स्टेटमेंट हर हाल में इसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए कि दोनों कंडीशंस तब ही मैच करेंगी। एक तो सरफेस फ्लक्स 0 हो और फिर इसकी वजह ये हो कि नेट फ्लक्स इनसाइड द सरफेस 0 हो, तो ये हर हाल में वैलिड होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट कुछ देखें जी। कंसिडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन शोन इन द फिगर 24.b। वो कहाँ है जी फिगर 24.9 ऊपर वाली जो है, और उसमें क्या कहा गया, ये हमने कल किया था वैसे। ये हुआ भाई, इसको नहीं करते, ये कल हमने सर्विसेज देख ली थी। अच्छा, क्विज नंबर 24.5 है, ये भी उसी है फिगर से मुतल्लिक। ये हुआ भाई, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम कंसेप्चुअल एग्जांपल 24.3 पे चले जाते हैं सीधे। तो वो क्या है, वो ये है, आपसे पूछा ही जा रहा है कि a spherical Gaussian surface surrounds a point charge q. Describe what happens to the total flux to the surface if charge is tripled. तो anyone can answer the A part. चार्ज को हम 3 टाइम्स कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा उस स्फेरिकल सरफेस में से फ्लक्स कितना पास करेगा? ऑप्शन नंबर ए का आंसर दें जी। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं है, यहाँ पे हर एक ऑप्शन का आंसर देना। चार्ज इज ट्रिपल्ड, व्हाट हैपेंड टू द फ्लक्स? चार्ज ट्रिपल करेंगे तो जो हमारे पास उसका वो होगा वो भी ट्रिपल हो जाएगा फ्लक्स। ट्रिपल हो जाएगा। तो वेरी सर ये गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल हम सही, फॉर्मूला के थ्रू चेक करें तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, नंबर बी है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, अब क्या होगा जी? रेडियस तो है ही नहीं सर। फ्लक्स हाफ हो जाएगा सर। सर रेडियस बड़ा होगा, फ्लक्स इनवर्सली फ्लक्स प्रोपोर्शनल। हाफ हो जाएगा, कैसे, क्या प्रूफ है आपके पास इस चीज का? सर अगर हम इसकी मैथमेटिकल नोटेशन चेक करें जी इसके थ्रू, जी जी। तो वो सर इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो इसलिए इसका रेडियस हाफ हो जाएगा। किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कैसे? सर जो टोटल चार्ज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जब जितना हमारे पास चार्ज ज्यादा होगा उतना जितना कम रेडियस होगा उतना चार्ज ज्यादा होगा उस सरफेस पे। नहीं, चार्ज तो आपने कहा ना कि चार्ज वही है जो चार्ज शुरू में मौजूद था ना, पॉइंट चार्ज क्यू वही है। चार्ज आपने ना बढ़ाना है ना कम करना, सिर्फ आपने रेडियस ऑफ स्फीयर डबल करना। चार्ज आपका जस्ट जीरो है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो तो जब हम फ्लक्स किसी की भी बात जगह होती है सर। रेडियस को बड़ा डबल करेंगे, जब हमारे पास रेडियस उसका डबल हो जाएगा तो जाहिर बात है चार्ज तो सेम होगा ना, तो चार्ज जो होगा वो फैल जाएगा, तो वो तो हाफ हो जाएगा, तो वो जो इफेक्ट होगा वो हाफ हो थोड़ा जाएगा। सोचे नहीं, अच्छे लाइंस पे सोच रहे हैं आप ना, जवाब कुछ देने की आप कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म से जरा दोबारा ढूंढें, शायद उससे बात बनती हो। मैथमेटिकल फॉर्म से दोबारा ढूंढें। आप किसी लड़की ने बात की थी, अब मुझे एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा आपका ना, मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूँ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। वो किसने कहा था मैथमेटिकल का, आप खुद बताएं कौन था वो? सर मैं 031। 031। तो 31 आपने सही कहा था, ज़रा फिर सोचें कि कैसे है ये फैल रहा है तो क्या होगा, फिर बताएं ज़रा उसी बात को। वो काफ़ी हद तक सही बात थी कि ये है ना आपके पास फ्लक्स की फॉर्म, तो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे।
एरिया तो पे, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू के क्यू ओवर आर, आर स्क्वायर, यस और सर। एरिया क्या है? एरिया सर क्या है? 1 ओवर पाई आर स्क्वायर 4 पाई पाई आर, आर। पाई 4 पाई आर पाई आर स्क्वायर। और पाई 4 आर पाई ये तो आर। कुछ, अच्छा, ये तो अब कट क्या जाएगा होगा? सर। अब ये क्या होगा? कट जाएगा ना? यस तो सर। आर यस स्क्वायर सर। आर आर के कैंसिल। स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि इसका तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फर्क पड़ना ही चाहिए ना सर, हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस। हाँ, तो वो इसलिए नहीं फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वही हैं जो आ रही हैं, वो कम से ज़्यादा चार्ज पे डिपेंड कर रही हैं कि चार्ज कितना है, ठीक है। वो उस पर Yes, डिपेंड नहीं कर यस रही सर। कि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही कि वो कितना बड़ा स्फीयर है radius, या कितना yes, छोटा स्फीयर है। हाँ, ठीक है। yes. तो आप ना मैथमेटिकली ऐसे करेंगे चीज़ें, बात आपने बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन उसको जब आप कंटेक्स्ट में पुट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, सरफेस इज चेंज टू अ क्यूब। अब कह रहा है कि स्फीयर नहीं है बल्कि क्यूब हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स पे? नंबर सी। क्यूब का तो हमने सर कल भी कोई किया फर्क था, नहीं उसमें पड़ेगा। वेरी कोई गुड जी, फर्क नहीं जिसने पड़ेगा कहा, सारी। जिस बंदे ने कोई कहा ये कोई फर्क कौन फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनक्लोज वो होगा ना, सरफेस तो वही क्लोज सर ही होगी, तो इनक्लोज। उससे कोई फर्क नहीं yes, पड़ेगा। चार्ज अगर इनसाइड है, नथिंग विल बी डिफरेंट। और डी ऑप्शन। सर जो इलेक्ट्रिक्स है वो सर ज्योमेट्री और शेप पे यानी कि डिपेंड नहीं होता किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जहां यस चार्ज यस, इनक्लोज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। कौन है ये बंदा? सर 5805 है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास ने बिल्कुल ठीक बात की जी, 58 ने। तो मुझे बताते रहा करो, मुझे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट बता रहे हैं। और ये अच्छा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। देन नंबर डी है जी, द चार्ज इज मूव्ड इन टू अनदर लोकेशन इनसाइड द सरफेस। के अंदर ही है, उसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन उसको कहीं हमने शिफ्ट कर दिया है, इधर उधर किसी एक साइड पे कर लोकेशन दी। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, लोकेशन से तो कुछ कोई फर्क नहीं नहीं चेंज कोई होगा फर्क सर, नहीं लोकेशन। पड़ेगा क्योंकि लोकेशन चेंज वो करने स्टिल से इनसाइड फ्लक्स है, पे ठीक कोई है। इफेक्ट नहीं होगा। जब तक वो यस, इनसाइड है तो जहां पे भी मौजूद है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सरफेस पे पड़ेगा। फर्क नहीं नहीं। पड़ेगा। सरफेस पे यस, एक साइड से लाइन ज्यादा हो जाएंगी, कोई कम हो जाएंगी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर वुड बी नो डिफरेंस। ओके जी, ग्रेट, वेरी गुड। हमने कंसेप्ट अपने ठीक कर लिए हैं, इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, वैसे सोल्यूशन हैं, लेकिन अच्छा है कि आप लोग जरा सोच के जवाब दें तो बड़ी चीज़ें इधर से क्लियर हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे जी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पहली एप्लीकेशन तो वही है जो कल हमने कर ली है एक्चुअली, एप्लीकेशन टू पॉइंट चार्ज। तो ये कल हमने कर ली थी कि पॉइंट चार्ज पे हमने एक स्फेरिकल सरफेस बना दी, और स्फेरिकल सरफेस को फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया एरिया पे, और वो हमारे पास आ गया था, वो ई की वही स्टेटमेंट आ गई थी जो गॉस लॉ से है। तो इसको हम दोबारा तो नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट कल हमने निकाल ली थी, ई इक्वल्स क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और मैंने आपको बताया था कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू ई, एंड देन दैट इज इक्वल टू कूलम्स लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे एक इसने बड़े काम की बात बताई है, ये आप देखें, इसमें व्हाट इफ जो है, इसमें ये कह रहा है कि ऑल्दो के फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और चीज़ें इसी तरह होंगी, लेकिन अगर हम स्फीयर के अंदर चार्ज को मूव कर देते हैं ना किसी और जगह पे, गॉसियन सरफेस हमने बना ली है, तो शुरू में तो हमने ये कहा कि हमने जो चार्ज था उसको सेंटर में रखा हुआ है इधर, ठीक है। गॉसियन सरफेस बनाई और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम इस चार्ज को इस गॉसियन सरफेस में यहाँ ले जाएं या यहाँ ले जाएं तो एक मसला बनेगा। वो मसला ये बनेगा कि अब हम उस पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, और सिमेट्री खत्म हो जाएगी इस प्रॉब्लम की। अगर ये तो सेंटर में है ना तो फिर ये सिमेट्रिक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तरफ एक जैसी इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर हम कहीं इधर उधर शिफ्ट करेंगे देन इट वुड नॉट बी द सेम, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई गॉस लॉ, और देन वी से ओके जी नहीं, अब हमारे लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं रह गया। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का
कि आल्दो कि हम कुछ चीज़ें गैस कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक जस्टिफिकेशन भी हमें देनी पड़ेगी कि हम क्यों कर रहे हो। तो गॉस लॉ की जस्टिफिकेशन इसकी सिमेट्री में है, जिसे कहते हैं ना छुपी हुई है। अगर सिमेट्री नहीं है प्रॉब्लम में, तो फिर हम नहीं कहेंगे कि हमने गॉस लॉ आर में इसमें अप्लाई करना ही करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 24.5। वो है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ी। हमने रिंग ऑफ चार्ज जरूर पढ़ा था और डिस्क ऑफ चार्ज पढ़ा था, लेकिन ये है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग जैसे आपके पास क्रिकेट खेलते हैं आप लोग ना, कुछ खेलते होंगे बच्चे आप लोगों में से, हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो इस स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद आपकी वो क्रिकेट की हार्ड बॉल है, जिसमें मतलब इनसाइड भी उसके चार्ज मौजूद हो और सरफेस पे भी मौजूद हो। ठीक है, अगर तो हम कहेंगे ना शेल है, तो शेल से मुराद एक टेनिस बॉल हो सकती है जो कि अंदर से हालो हो और सिर्फ सरफेस पे चार्ज हो। अगर हार्ड बॉल है क्रिकेट वाली, रेड या वाइट, तो उसको हम आप उसकी एक एनालॉजी से इसको समझ सकते हैं कि दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नीचे इसने लिखा हुआ है बुक वाले ने कि an insulating solid sphere of radius a has a uniform charge density rho। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो स्फीयर आप ले रहे हो वो इंसुलेटिंग है या कंडक्टिव है। अगर वो मेटेलिक है तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे इंसुलेटिंग बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये जब भी आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो इंसुलेटिंग और कंडक्टिव ये आपने पहले देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे गिवन है आपको कि इट्स इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। तो इंसुलेटिंग में ये बात होती है कि जो चार्ज जहाँ मौजूद है वहीं रहेगा। अगर पूरे स्फीयर में हर जगह चार्ज मौजूद है, अंदर भी और सरफेस पे भी, तो वो वहीं मौजूद रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी कंडीशन से। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टिव भी है, मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है, देन वो सारे का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, उसके सेंटर में कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा, ना इंटीरियर में मौजूद होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। तो देन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें दो तरह के हमने कल आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने कि जब भी आपने गॉस लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम आपका हुआ करेगा टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस। तो ये पहले ही स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए हमारे लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी इजी रहेगा। हम स्फेरिकल ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इस प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व करेंगे। दो तरह से कैसे सॉल्व करेंगे कि हम ये देखेंगे कि मैं उसको फिगर सामने लेके आता हूँ आपके। पहले हम ये देखेंगे कि इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस स्फीयर के बाहर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, समझ रहे हैं आप। और देन हम देखेंगे कि इसके इनसाइड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सिंगल चार्ज तो है नहीं, तो इसकी वजह से कुछ फील्ड इसके अंदर भी होगी। तो हम दोनों तरह की फील्ड कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितना सा फर्क है। तो इसी वजह से हमें दो गॉसियन सरफेसेस भी बनानी पड़ेंगी। एक गॉसियन सरफेस हमें बाहर बनानी पड़ेगी, मतलब एक समझ लें कि एक हालो स्फीयर इसके बाहर बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे तो आपको एक सर्कल लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली इट्स अ 3D थिंग। सो दैट इज अ शेल, गॉसियन शेल, जिसको गॉसियन स्फीयर ये कहा हुआ है इसने बुक वाले ने। और इसी तरह का गॉसियन शेल एक हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड बनाएंगे और दोनों को डिफरेंट सॉल्व करेंगे डिफरेंटली, और फिर देखेंगे कि दोनों का क्या आपस में कंपैरिजन है। तो पहली सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें हमने गॉसियन सरफेस बनाई है या गॉसियन स्फीयर बनाया है आउटसाइड। तो आउटसाइड अगर बनाया है तो आपको जो अपेरेंट फॉर्म है गॉस लॉ की वो पता है कि E इक्वल्स E डॉट, सॉरी ये मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, सो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस इजी होंगी कि हमें ये मालूम है कि E
डॉट डी ए इक्वल्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मालूम है। तो अब इसमें हमने ई डॉट डी ए जब करेंगे तो स्फीयर का एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है जो आप लोगों ने देखनी है, वो ये देखनी है कि अगर तो हम इससे बाहर गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो देन हमें ये गर्ज नहीं होगी कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली किस किस्म की है, हमें सिर्फ ये गर्ज होगी कि ये चार्ज कितना है उसमें, क्योंकि ये एनक्लोज कर लेगी ना वो ये सरफेस को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Q कितना है। तो Q यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q है वो इक्वल टू कैपिटल Q है। तो अब हमारे पास कैलकुलेशन इजी है, सिंपली हम लिख लेंगे कि ई डॉट डी ए करेंगे तो वो उधर से 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे आप देख लें कि सेंटर ऑफ स्फीयर से इस स्फेरिकल शेल का फासला या स्फीयर का फासला स्मॉल आर है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई आउटसाइड सरफेस चली जाएगी और आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगी तो वो आपको अगेन 4 पाई आर स्क्वायर दे देगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्यू और एप्सिलॉन नॉट मौजूद है। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा इजीली आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि ये वही फॉर्म है जो कि आपको कूलम्स लॉ से मिलती है, क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि क्यू कैपिटल ओवर आर स्क्वायर, सिंपल एज दैट। आउटसाइड द सरफेस ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो, ये सब कुछ कोई मुश्किल नहीं, कोई टेक्निकल चीज नहीं इसमें, वेरी इजी। अगर यही अब दूसरी सिचुएशन हम देखें, अगर हम यही स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सरफेस हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस इनसाइड दैट, तो अब मसाइल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्योंकि अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिंपली ये लिख दें कि जी ई डॉट डी ए इक्वल्स क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब हमने सिर्फ ये वाला चंक लेना है जो इसके इनसाइड है और सरफेस के, जिसकी वजह से हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये वाला चंक पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है। अब ये वाला चंक अगर लेंगे तो हमें बाहर वाला चंक इग्नोर भी करना पड़ेगा, और मसला ये होगा हमारे साथ कि हमें नहीं पता कि इस पोर्शन में कितना चार्ज मौजूद है, वी डोंट नो। हमें टोटल तो पता है कि इस पूरी सरफेस में तो क्यू है, लेकिन इसके अंदर कितना है ये नहीं मौजूद, कितना मौजूद है तो ये हमें पता नहीं है। तो अगर ये हमें पता नहीं है और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अब हमारे पास एक चीज़ अननोन है जो कि हम नहीं पता हमें कि वो क्या है। तो फिर हमें सबसे पहले वो डिटरमिन करनी है कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, और उसके लिए बहुत आसान तरीका हमारे पास वो डिटरमिन करने का वो ये है कि हम एक कैलकुलेशन करें छोटी सी। वो ये कैलकुलेशन ये हो सकती है कि हम ये कहें कि ये जो इनसाइड का जो स्फीयर है इसकी इसमें चार्ज कितना मौजूद है। आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला, आप लोग फिजिक्स नहीं भी पढ़ी हुई तो डेंसिटी आपको पता है, किसी किस्म की भी डेंसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी हम चार्ज की निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैंने क्या लिखी है ये बात? स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इनसाइड दिस सरफेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे इधर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आवर चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि
डेंसिटी इस सारी स्फीयर में, इस पूरे के पूरे स्फीयर में चार्ज डेंसिटी सेम होगी, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे लें। ये हमने, हमारी एजम्पशन है, गिवन है ये बात हमें। फर्क पड़ेगा सिर्फ वॉल्यूम का और दूसरी चीज़ों का, चार्ज का। इतना एरिया लेंगे तो चार्ज कम होगा, कंप्लीट स्फीयर लेंगे तो चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी इस केस में हम लेते हैं, डेंसिटी की वैल्यू लेते हैं रो, एक सिंबल यूज होता है इसके लिए, डेंसिटी के लिए रो। और वॉल्यूम, अब आपको पता है स्फेरिकल वॉल्यूम भी कैसे लिख सकते हैं आप? स्फेरिकल वॉल्यूम का फार्मूला आपको आता है ना? एनीवन? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला बता दें बस, अगर सुन रहे हैं। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब्ड। ये किसी भी स्फीयर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा स्फीयर ले रहे हैं? ये जो इनसाइड जो छोटा स्फीयर है, ये वाला। इसका हमने वॉल्यूम लिख लिया, डेंसिटी सेम है तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय रो। तो ये आ जाएगा कौन सा चार्ज? चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल स्मॉलर सरफेस। ये एक हमने ट्रिक लगाया यहाँ पे, सिर्फ ये देखने के लिए कि छोटी सरफेस में कितना चार्ज मौजूद है। अगर ये हमें पता चल गया तो अब हम गाउस लॉ अप्लाई कर लेंगे, सिंपल इज दैट। तो गाउस लॉ हमारे पास है E टाइम्स dA होल इंटेग्रल यहाँ जाते हैं बुक के साइड पे, इधर जाते हैं। यहाँ पे हमने सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे गाउस लॉ अप्लाई करना है। मैं लिखता हूँ साथ साथ सारी चीज़ें। सो E इज आउटसाइड द इंटेग्रल टाइम्स dA equals Q inside divided by epsilon naught। और यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा E इंटू 4πr², क्लोज इंटेग्रल जो है। और आपका जो Q in है वो भी आपने लिखी उसकी वैल्यू, दैट इज रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एवरीथिंग डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, और इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपकी कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट होंगी। क्या क्या कैंसिल आउट होगा? 4 पाई कैंसिल होगा दोनों साइड से। यस सर। और आर स्क्वायर जो है वो आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा? यस सर। और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो E विल बी इक्वल टू, एट द एंड ऑफ द डे E विल बी इक्वल टू मेरा पेन जो है वो किसी वजह से लैग कर रहा है काफ़ी सिस्टम में, तो मैं देखता हूँ क्या मसला है इसको। अच्छा, E इज इक्वल टू रो over 3 epsilon naught r, रो टाइम्स r over 3 epsilon naught। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपने कैलकुलेट की। यहाँ पे आप देखें कि ये क्या बता रही है आपको, ये किस चीज़ पे डिपेंडेंस शो कर रही है, ये वाली चीज़। कुछ आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है इधर? चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि रो आपको नहीं पता ना क्या है।
पहले रो हम बताते हैं कि रो की क्या वैल्यू है एक्चुअली। रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज divided by total volume. Total volume is 4/3 pi r capital R cube होगा। मेरा पेन पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही ये इसमें कोई फॉल्ट है किसी किस्म का। मैं इसको एक दफ़ा ना अपने जहाँ मैं राइट अप कर रहा हूँ इसको मैं क्लोज करता हूँ तो दोबारा शायद ये सही तरह से काम करना शुरू कर दे। Just give me a couple of seconds. It's restarting, so it will take a little bit of time. Okay. So rho is equal to Q over 4 pi R cube। ये है डेंसिटी जो कि एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें Q भी कांस्टेंट है और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो भी कांस्टेंट है, तो सारी ये चीज़ किसी भी पॉइंट पे सेम होती है स्फीयर के अंदर। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं रो की वैल्यू हम पुट करेंगे ई के अंदर, तो ई आ जाएगा आपके पास सही अगेन कूलम्स लॉ नहीं बनेगा आप देखते जाएं। अभी ई इक्वल्स रो की जगह हमने लिखा Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R क्यूब। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ एंड टाइम्स R which is a small r and 3 epsilon naught। और यहाँ से आप कैंसिल आउट कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप कुछ भी, हाँ 3 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें से, तो 3 कैंसिल हो 3 जाएगा। होगा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 3 कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो E विल बी नाउ Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R ओवर R क्यूब। और इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम जस्ट के ई कह देते हैं ताकि के यस सर, दैट वुड बी इक्वल टू के ई क्यू और टाइम्स आर ओवर आर क्यूब। ऐसे क्यू को मैं थोड़ा सा फैंसी करके ना लिखूँ, इसको साफ साफ लिखूँ, सो दैट वुड बी के ई क्यू आर ओवर आर क्यूब। सो दैट इज द फॉर्म। अब ये है आपकी काइंड ऑफ फाइनल फॉर्म। ये आपको बता रही है कि आपका जो फील्ड इनसाइड है और आउटसाइड है दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम एज्यूम ये करते हैं कि अगर R कैपिटल R से स्मॉल हो तो क्या होगा, तो ये वैल्यू आएगी उसमें यहाँ पे तो थोड़ी सी आपको चीज़ दिखाने मकसूद है, वो ये है कि अच्छा रो में मैंने एक थोड़ी सी ये की है कि मैंने उसको कैपिटल R लिखा है, बुक वाले ने इसको क्या लिखा हुआ है A। तो यहाँ पे मैं इसको अगर कैपिटल R को A से रिप्लेस करूँ तो आपको आई थिंक बुरा तो महसूस नहीं होगा ना, और या आप उसको ऐसा समझ लें किसी तरह।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। बुक हैज़ यूज्ड ए स्मॉल ए इंस्टेड ऑफ आर कैपिटल आर। तो जहाँ जहाँ वो कैपिटल आर था मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ ए से। तो सबसे पहले यहाँ रिप्लेस करूँगा, तो दैट वुड बी ए क्यूब, और देन मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ इट वुड बी नाउ ए क्यूब, and everywhere else also this is same. Okay, so a cubed, a cubed. तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड मौजूद हैं। अब आप इसको डिस्कस करें जी, बताएं कि ये क्या शो कर रही है, क्या किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। एनीवन कैन आंसर, और सोच समझ के जवाब दें और तुक्के शुक्के ना लगाएं। देखेंगे हम इसको ना मिलजुल के अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये। This is inside. This is only for inside the sphere. Inside the sphere. सर अगर R स्मॉल होगा A से, तो नहीं, R हमारी रेशियो जो है वो स्मॉल ही है ना, R डेफिनेटली स्मॉल है इसमें। ये तो फॉर श्योर है कि ये रिलेशनशिप ट्रू किसके लिए है, जब R इज लेस देन A। सर E जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाँ जी, बिल्कुल। अगर R स्मॉल होगा तो हमारा A भी स्मॉल हो जाएगा। हाँ, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ये कह सकते हैं बस सिंपली। यहाँ पे क्या है, ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट्स है ना, K भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, ये तो वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल क्या है, R है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू जस्ट R। और इससे मुराद ये है कि अब आपकी फील्ड कैसे बढ़ रही है, आप जितना विद रिस्पेक्ट टू जी जितना R बढ़, इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, E is directly proportional to R। हाँ, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे फिजिकली, कि जितना आप उसके स्फीयर के सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हैं स्फीयर के अंदर ही, लेकिन सिर्फ सेंटर से दूर हो रहे हैं, तो फील्ड बढ़ रही है। फील्ड उसकी वजह से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, वाई, इसकी भी लॉजिक है ना। हाँ जी बोलिए। रेडियस ज्यादा होता जा रहा है। नहीं, वो रेडियस तो होता जा रहा है ज्यादा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब अभी आप उस स्फीयर के इनसाइड हैं, बाहर नहीं निकले, ये सिर्फ अंदर की बातें हो रही हैं। लेकिन आप अगर सेंटर से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या तब्दीली आ रही है। तो वाई इज, हमने तो कूलम्स लॉ देखा, तो उसमें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, ऐसा ही है ना। तो वहां पे तो डिक्रीज करती है, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं फील्ड बहुत तेजी से कम होती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी फील्ड बढ़ रही है, E इज प्रोपोर्शनल टू R। सो इसकी लॉजिक क्या हो सकती है आपके ख्याल में। एक ये तो देखा तुमने मैथमेटिकली है ना, लेकिन इसकी फिजिकल भी एक रीजन है। सर फील्ड लाइंस एक्सपेंड हो रही हैं? नहीं, नो, ये लॉजिक नहीं है, लाइंस की बात ही नहीं है इसमें। ये देखो ना, आप स्फीयर को देखो, स्फीयर की शेप को देखो आप, तो आप अभी इनसाइड द स्फीयर हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप इसके अंदर मौजूद हो, यहाँ पे कहीं पे भी, तो लेकिन आप सेंटर इसका अगर यहाँ पे है तो आप इससे अवे जा रहे हो। ये इसका सेंटर है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इधर, तो आप इससे अवे मूव कर रहे हो यूं, लेकिन अंदर ही अंदर, बाहर नहीं निकलना भी आपने। तो हम ये कह रहे हैं कि फील्ड बढ़ रही है, और इसका ग्राफ भी बल्कि शो हुआ हुआ है नीचे, इसकी बिल्कुल फिगर के नीचे, कि इनसाइड द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा कि आप लॉजिकली अगर सोचो ना इसको, तो आपने गॉसियन सरफेस तो कहीं पे भी बनाई है ना। अगर आप फर्ज करें यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते पहली, ठीक है, और देन अब आप इसको इंक्रीज कर रहे हो। जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो जितनी बड़ी सरफेस होती जा रही है, जितना आप दूर जा रहे हो सेंटर से, उतना ज़्यादा चार्ज भी तो इनक्लोज हो रहा है ना साथ साथ। ऐसे बड़ी सरफेस है, अब आप दूर चले गए सरफेस सेंटर से,
तो ज्यादा चार्ज इनक्लोज हो गया। ज्यादा चार्ज मीन्स ज्यादा फील्ड, ज्यादा चार्ज मीन्स ज्यादा फील्ड, क्योंकि E आपको पता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू दो तरह की चीजों पे प्रोपोर्शनल है। एक तो ये चार्ज के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो काउंट इस वजह से नहीं हो रहा कि आप उसके अंदर ही हो, अभी चार्ज बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस तो इतना ही है, एक जैसा ही है, क्योंकि डिस्टेंस का इफेक्ट आ नहीं रहा। तो इसमें आप ये लिखोगे कि E इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दैट इज वाई द बिगर surface you are enclosing means you are moving away, so you are enclosing bigger and bigger surfaces, then you are accumulating, or you are enclosing more charge, and more charge means more field with the help of this relationship. This is a relationship of Coulomb's law, no? E is proportional to Q. तो ये लॉजिक है इसकी। अच्छा, अब वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उठाते हैं और हम देखते हैं कि बाहर कैसे बिहेव कर रही है। ऑल्दो कि यहाँ शो तो हुआ ग्राफ में कि वो डिक्रीज करेगी, लेकिन इस ग्राफ से देखते हैं, इस इक्वेशन से देखते हैं कि अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं हम, व्हेन R इज ग्रेटर देन you are outside the sphere now। तो वो आपने पहले कैलकुलेट की हुई है ना वैल्यू, तो उसी को इधर से भी आप निकाल सकते हैं, इस रिलेशनशिप से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फिर आप इस किसी एक चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो रिप्लेस क्या करेंगे आप, रिप्लेस ना करें बल्कि आपने जो पहले रिलेशनशिप निकाला था ना स्टार्ट में R ग्रेटर देन A के लिए, वही यूज़ करना है बस, कोई नई चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले रिलेशनशिप निकाला था ऊपर यहाँ पे, ये वाला, सही। तो यहाँ पे किस चीज़ के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और 1/r² की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहाँ से नजर आ रही है। अंदर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी है वो है R पे, और बाहर प्रोपोर्शनैलिटी है 1/r² पे। तो ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ भी आज आप लोग देख लें कि जो हम कहते रहते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये है प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट R की, और ये है प्रोपोर्शनैलिटी 1/r² की। इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, और साथ इसने बड़े अच्छे तरीके से शो किया हुआ है कि क्या मतलब है सारी चीज़ का। मैं सारी चीज़ों को लाइन करता हूँ। ओके, तो ये है जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गाउस लॉ, और आपने देखा कि दैट इज़ वेरी इंट्यूटिव, अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा मज़ा आता है इसको समझ के और ग्राफ प्लॉट करके। और आप लोगों को डेट शीट वगैरह मिल रही है सेशनल की या नहीं मिल रही? मैं रिकॉर्डिंग अभी तक तो नहीं मिली। अच्छा, because it was mentioned on your